अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमरीका इसराइल ईरान जंग 10वें रोज में दाखिल हो चुकी है और अब उसमें एक अहम तब्दीली ये आई है कि गुज़श्ता रात हमने देखा कि ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने कहा था कि वो उन्हें नाकाबिल कबूल हैं, उसके बावजूद उनको मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से इसराइल की धमकियों को भी खातिर में नहीं लाया गया। इस तयनाती से ईरान ने दुनिया को और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता को भी क्या पैगाम दिया है, एक तो अहम मामला ये है। दूसरा, ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी, खत्म कब होगी, क्या लाइन ऑफ एक्शन अमेरिका के पास क्या है, दुनिया सवाल कर रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई वाजे लाइन ऑफ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। कभी न्यूक्लियर थ्रेट की बात की जाती है, अब रिजीम चेंज से अमेरिकन इंतजामिया पीछे हट गई है, अब इवन तेल की बातें की जा रही हैं। और तेल से आलमी मंडी के अंदर जो इस ऑयल प्राइसेस हैं वो $115 फी बैरल तक पहुंच रही हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहती है या वहां पर यह बंदिश होती है, $215 फी बैरल तक ये मामला जा सकता है। पाकिस्तान में ऑलरेडी 55 रुपए फी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसपे खासी तनकीद हो रही है। और तनकीद यह है कि इस वक्त जो आम आदमी है उस पर तो बोझ डाला गया है, लेकिन जो जहां पर बहुत अखराजात हैं, जो टैक्स पेयर की मनी से बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां पर कुर्बानी क्यों नहीं दी गई। और इसके बाद जो खासकर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान में कुछ राब्ते भी हुए हैं। कल फ्रांस के सदर ने ईरान के सदर के साथ बातचीत की है। अब इसके बीच में कोई विंडो मौजूद है जिसमें सफारतकारी काम आ सके, या फिर ये जो दुनिया के ऊपर आने वाले दिनों में असरात हैं ये आगे चलेंगे, और फिर क्या जो कमजोर मैशतें हैं या जो बड़ी मैशतें नहीं हैं क्या इसका बोझ बर्दाश्त कर पाएंगी, और फिर पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों के लिए तैयार है कि अगर ये बहरान आगे बढ़ता है और ये जंग अभी किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाती तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर या डोमेस्टिकली क्या रिएक्शन या चीजें हो सकती हैं, ये क्या मामला है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर लिया जी, बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर सर्व किया खुरम दस्तगीर साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। उनसे जरा आज के सारे पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। खुरम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि आपकी क्या टेक है ये जो इसराइल और अमेरिका की वॉर है ईरान के ऊपर, ये जिस तरह से सोचा गया था उसी तरह से आगे बढ़ रही है, मिसकैलकुलेशन थी, या ईरान जो है वो जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये जंग जो है ये बिल्कुल गैर मुतवक्के सिमत में जा रही है, क्योंकि पहली जो दाव था अमेरिका का वो ये था कि अगर वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं शहीद अली खामनाई, उनको मंदिर से हटा देते हैं तो हुकूमत खुद ही गिर जाएगी और ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो उनका ये ख्याल था कि जो उन्होंने वहाँ जो पर्शियन गल्फ में अपनी जो फोर्स इकट्ठी की, उन्होंने अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भिजवाया है, उसने कुछ फायरिंग भी की, तो उसके ख्याल में ईरान जो है वो आज खुद हथियार डाल देगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी उनकी मिसकैलकुलेशन हुई, जिसका वो खमियाजा अब भुगत रहे हैं कि आज गालिबन 9वां दिन है कि वो अब इस जंग में शामिल हैं, और वो जंग किसी जगह खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। अगरचे उन्होंने नुकसान बहुत पहुंचाया है ईरान को, लेकिन ईरान ने भी नुकसान बहुत पहुंचाया है इसराइल को। और ईरान ने जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, एक अलामती हमले किए अपने जो हमसाए हैं अरेबियन कंट्रीज जो हैं, यूएई को उन्होंने एक अलामती हमले किए, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, ताकि उनकी जो इकोनॉमीज हैं उनको मफलूज कर दिया जाए, जिसमें वो कामयाब रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो पूरे पर्शियन गल्फ की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से मफलूज है, शिपिंग मफलूज है, एयरलाइंस भी ज्यादा हद तक मफलूज हैं, और इकोनॉमी जो है उसका बहुत बड़ा असर, चूंकि ये सारी जो गल्फ की रियासतें हैं ये पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में इनकी तरक्की हुई है, यानी एसेंशियली हम कह सकते हैं कि 1989 के बाद इनकी तरक्की हुई है। तो ये पूरी तरह जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसमें प्लग्ड इन है, तो उनकी जो रुकावट है उसकी बहुत बड़ी उनको कीमत देनी पड़ रही है। जबकि ईरान जो है वो दिहाइयों से इस इकोनॉमी से कटा हुआ है, तो उसकी कीमत जो है वो अपनी कीमत खून की सूरत में या तबाही की सूरत में अदा कर रहे हैं,
लेकिन उसको इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो सिर्फ उस चीज की है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उनका ओवरऑल जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी से कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि ईरान तो ऑलरेडी जो सैंक्शंस है उनको देख रहा था। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जिस तरह आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड ये बढ़ती दिखाई दे रही है, अल्टीमेट गोल आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या अमेरिका अचीव क्या करना चाह रहा है? गो के कर तो वो न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहे हैं। आज भी ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट जब खत्म हो जाएगा तो तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। कभी रिजीम चेंज की बात की जाती है, कभी अब जो अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह लिंडसे ग्रैहम ने बात की है कि हम ऑयल पे कंट्रोल हासिल करेंगे। क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं? ऑयल चाहिए उन्हें यहां से, उन्हें रिजीम चेंज करना है, या वाकई ही न्यूक्लियर उनके थ्रेट है? क्योंकि न्यूक्लियर की बात करते हैं तो फिर इराक याद आ जाता है। जी, एक बहुत मौकर अमेरिकी जरीदा है दी एटलांटिक के नाम से। उन्होंने पिछले दो जी। दिन में एक स्टडी की जिसमें कहा कि अभी तक एक नहीं 10 जवाब पेश कर चुकी है ट्रंप इंतजामिया कि हम वहां क्यों गए हैं। लेकिन जो बुनियादी जवाब है उनका ये ख्याल था कि वो ईरान में अपनी मर्जी की हुकूमत लाकर अपने जो एक तो तेल के ऊपर जो कंट्रोल है वो एक इनडायरेक्टली हासिल करेंगे, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला में किया है। वो जो डेल्सी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जो प्रेसिडेंट बन गई है। तो एक तो उनका ये मकसद था। जो न्यूक्लियर का मकसद था वो समझना मुश्किल है, क्योंकि जून में जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बम फेंका था ईरान के ऊपर, उसके नतीजे में खुद सदर ट्रंप ने ये दावा किया था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया। इसका मतलब है सफा हस्ती से मिटा दिया। जी। लेकिन उन्होंने वो अगर सफा हस्ती से नहीं मिटा तो उस वक्त गलत था या अब गलत है, दोनों में से एक बात गलत है। अमेरिका की साख बहुत मुतासर हुई है, डिप्लोमेटिक साख भी, और बतौर अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करने की। लेकिन यहाँ आप जो आज की जो डेवलपमेंट है वो वाजे है कि इसराइल और अमेरिका के अहदाफ आहिस्ता आहिस्ता फर्क होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इसराइल तो ये चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाही कर दिया जाए, यानी वो लिटरली ऑब्लिटरेशन चाहते हैं ईरान की, कि वो जो इस्लामिक रिपब्लिक है जो पिछले 50 साल से उनकी मुखालफत कर रहा है वो ऑब्लिटरेट हो जाए। अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका ऑब्लिटरेशन नहीं चाहता। तो लिहाजा अब जो है दोनों के दरमियान फर्क वादे तौर पर नजर आना शुरू हो गया है। आपने जो हवाला दिया सेनेटर ग्राहम का, वो इसलिए भी अहम है कि अगर ऑयल मेंटेन करना है तो ये जो पहला क्लैश हुआ है अमेरिका और इसराइल का, इस बात पर हुआ है कि जब इसराइल ने जो ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स ऑयल के ऊपर डिपो। हमला किया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक सूरत हाल, गालिबन हिरोशिमा पर 1945 पे जो बम अमेरिका ने फेंका था, एटॉमिक बॉम्ब, उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं थी कि एक एसिड ड्रेन हो रही है और ऑयल से बड़े और उसकी ड्रेन्स में आग लगी है, तो अजीब क़यामत का समा था। तो उसकी वजह से अमेरिका जो है वो उसके लिए अब ये डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा अब वो इसराइल का डिफेंस बहुत नहीं कर मुश्किल हो रहा, रहा है। वो दूसरी तौजीहात दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। जो ये कल इवन अमेरिका के मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि ऑयल डिपोस को टारगेट करने के हवाले से जो अमेरिकी इंतजामिया है उसने गुस्से का इजहार किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। हमारे लिए क्या रीडिंग्स होनी चाहिए इस जंग के हवाले से? और दूसरा, जिस तरह से पाकिस्तान अब सऊदी अरब को मैनेज कर रहा है, ईरान के हवाले से हमारी पोजीशन है, आप समझते हैं कि जो एक सेंसिबल पोजीशन होनी चाहिए थी, जहां पे पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान उसी तरह से बड़ा वेल प्ले जिसको कहना चाहिए वो कर रहा है? जी, अगरचे हमें आदत नहीं है कि हम अपनी हुकूमत की जो है ना वो तारीफ करें। हकीकत तारीफ ये करें। है कि हम्म। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त खड़ा किया हुआ है, सफारती तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी। और वो हमारे चले, हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग इस मामले में कंजूस हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमें वो हमारी तहसीन के लायक है। क्योंकि उन्होंने ये बात जो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि वो पाकिस्तान इस वक्त अपनी कीमत देकर किसी के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
और हमने ज़रूर अलायंसेस कर रहे हैं, हमने सऊदी अरब के साथ गुफ्तगू भी की, लेकिन हमने अपने आप को, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, एंटेंगल नहीं किया इस जंग में, जो कि बड़ी अहम बात है और ना ही करेंगे। तो अपने आप को जंग से अलहदा रखकर मुझे ये तो तवक्को है कि जो हमारा मगरबी बॉर्डर है ईरान के साथ, उसकी बहुत सख्त निगरानी इस वक्त जारी है। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं एक और डोमेस्टिक जो असरात है वो जानना आपसे चाह रहा हूँ। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है कि आज जो $115 फी बैरल पे आलमी मंडी में तेल की कीमत, ये $215 फी बैरल तक पहुंचने के हवाले से। अब पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा किया गया, बहुत तनकीद हुई, फिर लोग ये भी कहते हैं कि देखिए वुज़रा के, ब्यूरोक्रेट्स के, या जो जो प्रिविलेज क्लास है सोसाइटी की, उनकी मराद कम नहीं हो रही, सारा जो असर है वो आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर डाला जा रहा है। वहां पे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया कि देखिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अगर ये जंग आगे चलती है तो इसके तो असरात मजीद आएंगे। आप समझते हैं वो तैयारी हमने वो की है, या जो डोमेस्टिकली रिएक्शन आ सकता है उसके लिए हम तैयार हैं? जी, एक तो आपके नाज़रीन के लिए अर्ज़ करूँ कि जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है, ये हमें गुमराह करती है। असल में तो जो मिडल ईस्टर्न जी। ऑयल है, हम जो कि सारा तेल वहाँ से खरीदते हैं, उसकी कीमत आज से, जिसकी बुनियाद पर ये इज़ाफ़ा पाकिस्तान में किया गया, वो उस वक़्त भी $103 पे था। तो बकायदा उसकी कीमत तो पहले बढ़ गई ना, आज भी उसकी कीमत जो है ब्रेंट से ऊपर जा रही है। तो उसका एक फैसला किया गया जो बहुत ही मुश्किल फैसला था, और मेरी ये तवक्को है कि जिस तरह 2022 में वज़ीर आज़म ने एक बड़ा वसी पैकेज अनाउंस किया था इसकी सादगी का, लेकिन उसमें भी अभी वक़्त, वैसे तो ऑप्टिक्स के लिए आपने वज़रा का ज़िक्र किया, या जो दूसरे हुकूमती अमायदीन हैं, जजेस हैं जिनको मुफ्त पेट्रोल होता है, और भी बहुत सारे अमायदीन हैं जो सियासतदान नहीं है, लेकिन उनकी कमी का जो इम्पैक्ट है, उस वक्त भी मैं चूंकि काबीना में था तो मैंने देखा है, कैलकुलेट किया गया था, ठीक। वो उनसे ले भी लें तो वो बड़ा कम है, सिर्फ यही है कि ऑप्टिक्स के लिए किया जा सकता है। ठीक। असल ये है कि हुकूमत के जो ओवरऑल अखराजात हैं, उनमें एक सिस्टमैटिक कमी की जाए, और वो फौरी नहीं होगी, वो बजट में तक ठीक। वक्त है हुकूमत के हम्म। पास, उसमें सिस्टमैटिक कमी की जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जब इस तरह की मुसीबत आए तो हमारे पास कुछ बीच में बफर हो, जिसके जरिए हम आवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स के हवाले से चीज़ें हैं, अब हमने देखा कि मुज़ाकरात की बातें हुई, वो मुज़ाकरात कहीं दिखाई नहीं दिए। वो बिल्कुल चीज़ें, आप ये समझते हैं कि जो वॉर है, इस किस्म के जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, ये यूनिटी का मौका भी होता है। क्राइसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। तो ये हो सकता है एज अ दिस मोमेंट, अगर जो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है उसके बीच में से कोई विंडो खोली जा सकती है, कम से कम अपने घर को सुधारें, हम उनसे सीखें, देखें जहां पे तकसीम है वहां मुल्क को क्या फेस करना पड़ रहा है। जी, हुकूमत ने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन सियासत ऑपोजिशन करना चाह रही है, उनकी पहली तरजीह, हम्म। उनकी सियासत है, पाकिस्तान नहीं। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हम्म। हूँ कि जिस दिन सदर का खिताब था पिछले मंडे को, तो उस वक़्त ये जंग शुरू हो चुकी थी, और उससे पहले भी पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से तनाव जो है वो शुरू हो चुका था। तो अपोजिशन ये फैसला कर सकती थी कि हमने सदर के खिताब में अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और एक सिग्नल भेजना है पूरी दुनिया को कि हम मुत्तहिद हैं। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया, बल्कि ऐन उस वक़्त जब शहीद अली खामनाई के लिए दुआ हो रही थी, उस वक़्त भी वो अपने नारे, सियासी नारे लगा रहे थे। उसके बाद फिर 2 दिन ठीक। बाद उन्हें मौका दिया गया, और वज़ीर आज़म ने उनको, चूंकि पार्लियामान में हुल्लड़बाजी हुई थी और खामोशी नहीं हुई थी, तो लिहाजा वज़ीर आज़म ने उनको अपने वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया कि आकर हमारी बात सुने। उन्होंने उससे इनकार कर दिया, और उसकी वजूहात भी प्योरली सियासी थी, और उनका जो इक़्तिदार की हवस है वो थी। तो लिहाजा हम ऑपोज़िशन को चाहते हैं कि हम उनको साथ लेकर चलें, लेकिन उनको भी ये बात सोचनी है कि उनके जो बयानात हैं, वो बेज़रर नहीं है। वो कौम को जो है वो एजिटेट करते हैं, वो कौम के एक हिस्से को जो है वो तशद्दुद पर ठीक। इश्तिआल दिलाते हैं। तो लिहाजा अब जबकि यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि जब अपोज़िशन में जो लीडर हैं एक सेनेट में, जिनका वो एक ज़ाहिर है एक मज़हबी रहनुमा भी हैं, अगर उनके होते हुए स्कर्दू में इस तरह का वाक़या हुआ है, तो फिर उनको भी तो कुछ ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं हो सकता आप कह दें कि मैंने तो बात की थी लेकिन ये ठीक। नहीं हुआ। पाकिस्तान को आप कह रहे हैं पुरअमन कि रखना दोनों जो इस वक़्त हमारी फ्रीकैन या सबसे दोनों पहली अतराफ ड्यूटी। हैं उनको,
वेरी नहीं, राइट, हुकूमत वेरी ने राइट। आप कह रहे हैं कि दोनों नहीं, फ्रीकर हुकूमत की ने इस दफा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेहतर कोशिश की है कि उनको उनको ठीक, बाकायदा दावत दी बिल्कुल ठीक गई। है। दो वुज़रा, अगर आपने देखा हो, दो वुज़रा ऑपोजिशन के चेंबर में जाकर उन्होंने जी, ऑपोजिशन लीडर्स दोनों को जी, सेनेट और राना कौमी असेंबली में सनाउल्लाह और दावत दी। तारिक फजल चोई साहब गए थे, आप बिल्कुल दुरुस्त हाँ, कह रहे थे। लेकिन उन्होंने अब यहाँ इनकार पे कर दी। मुझे ब्रेक का बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो गया जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जंग के जो असरात हैं वो ज़ाहिर है मुल्क के अंदर महसूस इस तरह से हो रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो बढ़ाई गई, बहुत तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर। और उसके बाद अब आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जंग रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। इसके ऊपर हमने आज बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तैमूर झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। झगड़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ही बताइए कि आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कहा कि हाँ कि हम किफ़ायत शारी प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लिमिट किया गया है। फिर मोटरसाइकिलों की सब्सिडी की बात हो रही थी, ऐसा ही पंजाब भी फैसला कर रहा है। ये जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें यही हल है कि कीमतें बढ़ा दी जाएं और उसके बाद चीज़ों को ज़रा लिमिट किया जाए? मैं आपको ये बताऊं कि किफायत शाह की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में सारी हुकूमतों को कॉस्मेटिक मेजर्स से बहुत आगे जाना पड़ेगा और फ्रैंकली वैसे ही जाना चाहिए। देखें, हल या इश्यूज की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में दो तीन इश्यूज हैं जिनका जवाब चाहिए। पहली बात ये कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जब आपके पास पेट्रोल का, डीजल का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, और इस तरीके में बढ़ाई कि वो जो सारा मुनाफा था, वो मुनाफा सारा जो है वो पेट्रोल की कंपनियों को गया। और एक्सपर्ट्स ने उसका अंदाजा भी लगाया है कि 113 अरब रुपए तकरीबन वो मुनाफा बनता था। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर अगर वाकई इस वक्त बनी थी आपके पास, अगर स्टॉक, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि स्टॉक था, अगर स्टॉक नहीं था तो फिर तो बात ये बनती थी कि वाकई पेट्रोल कंपनियों को मुनाफा देने के बजाय यही लेवी कुछ दिनों के लिए बढ़ा दें ताकि वो आपके पास ही पैसे आ जाए हिम्मत में, और फिर आप उसको मुस्तकबिल में सब्सिडी के तौर पे इस्तेमाल करके। ये अक्ल में नहीं थी। ठीक है जी। तीसरा इशू ये कि आपको किसने ये इरादा दिया है कि आप डीजल की और पेट्रोल की क्रॉस सब्सिडी करें ताकि जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो छोटी गाड़ी चला रहा है, वो 20 रुपए फी एक्स्ट्रा पैसा दे और आप ये जो है वो लोगों को एज रिलीफ प्रेजेंट करें। ये हो नहीं सकता। चौथी बात ये कि अगर आप देखें तो ये तो शुरुआत है। आज सुबह के बाद पेट्रोल की कीमत तकरीबन $120 तक भी गई और मेरे ख्याल में फिर कुछ नीचे आई है $102, $103। यानी कि आपको तो एक और अभी बम जो है वो, यही आपकी पॉलिसी रहेगी, अवाम को जो है वो देना पड़ेगा लिटरली विद इन डेज। तो दोबारा से पेट्रोल पंप पे शॉर्टेजेस आएंगी, दोबारा से आप अवाम को ही कहेंगे कि बेल्ट टाइट करें। और आखिरी दो बातें, और ये फ्रैंकली सबसे जरूरी है। इस मुल्क के जमहूरियत का, आइन का बेड़ा गर्क हुआ है, वोट का बेड़ा गर्क हुआ है, फ्री स्पीच का बेड़ा गर्क हुआ है कि आपने कहा कि हम ये मुल्क ठीक कर रहे हैं, इसकी मईशत ठीक कर रहे हैं। 4 साल में आपने एक धेले का रिफॉर्म नहीं किया और उसका सबूत यही है कि अपने लिए तो आपने गल्फ स्ट्रीम G550 जेट ले लिए, लेकिन आज एक दिन नहीं हुआ, ना इंडिया में, ना श्रीलंका में, ना बांग्लादेश में अभी कीमतें बढ़ी हैं। आपने 55 रुपए जो है वो कीमतें जो है वो एक दिन में बढ़ा दी और हमें नहीं दिखाया कि आप जो है वो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वेरी राइट। ये असल बात है कि जो हुकूमती वुज़रा हैं उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर जो सरकारी गाड़ियां हैं जहां पे आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, वो कहीं सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, उसको कहीं कट डाउन नहीं किया जा रहा, लेकिन जो आम आदमी है उसकी जेब से पैसे जरूर निकलवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि ना मीडिया पे ना पब्लिक में हम न्यूज़ों को हाईलाइट करते हैं जहां तक हमने हाईलाइट करना चाहिए। जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन रिफॉर्म किया था तो क्यों था? इसलिए किया था कि अगर हम मुश्किल फैसले अपने लिए खुद ना करें तो आवाम पे करें। ठीक है, मेरे जाने के बाद वो पेंशन रिफॉर्म नहीं कंटिन्यू हुआ, लेकिन अगर आप देखें 3-4 चीजें देख लें। पहली चीज,
जिस वजह से आपको अपनी तनख्वाहों पे कट लगाना चाहिए, अपनी पेट्रोल अलाउंस पे कट लगाना चाहिए, सारे ग्रेड 20 और उसके ऊपर के ऑफिसर्स के पेट्रोल अलाउंस पे कट लगाना चाहिए, फिर उनको जो 5% पेमेंट लेटर की अपनी जेब से करनी चाहिए, ताकि उनकी जेब से आधा पैसा भी जाएगा, वो खूब समझेंगे और वो बिल्कुल जो है वो वहां से जो है वो पैसों की बचत होगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप लोगों को ये कह सकेंगे कि हम एक मिसाल खुद सेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो पहली बात है। वेरी राइट। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें बहुत से काम करने हैं जहां पे एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कट हो। एक्चुअल कॉस्ट कट होने को देखें, हमने कोविड में एक वक्त में 90% गवर्नमेंट को कह दिया था आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। उससे दो चीजें साबित हो गई थी, एक तो काम नहीं रुका था, दूसरा ये कि वाकई आपके पास 90% लोग जो पब्लिक सेक्टर में वो एक्चुअली रिडंडेंट है, तो उनका टैक्स मैं और आप क्यों दे रहे हैं जब वो काम ही नहीं करते। या तो इनसे काम ले, या फिर जो हम 4 साल से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साइज पे काम करें। ठीक है जी, जिसको गोल्डन हैंडशेक ठीक है। देना है उसको गोल्डन हैंडशेक दे, जहां पे तनख्वाहों में रिफॉर्म करना है तनख्वाहों पे रिफॉर्म करना है। ये जो पेंशन रिफॉर्म करना था कि आप पेंशन के सारे अखराजात को टैक्स पेयर के पैसों से नहीं, पेंशन फंड में जिसमें से एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से चलाएं। आप जो है वो अपना प्रोक्योरमेंट का निजाम इमीडिएटली देख लें, और बहुत सा ऐसे खर्चा है जो कि आप या रोकें और या फिर आप जो है ठीक वो है। उस पे कट्स लगाएं, या फिर प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म करें कि बहुत सी बड़ी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर्स लेते हैं, जरूरी है उसका एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि आपको बल्क डिस्काउंट मिले। बहुत सी चीजें, और ये नहीं हुई 4 साल में, कुछ अच्छा, भी नहीं हुआ, सिर्फ नहीं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने लिए जेट्स लिए, सरकारी अफसरान को 4500 सीसी की गाड़ियां और उस पर अनलिमिटेड फ्यूल दिया। अनलिमिटेड फ्यूल दिया, ये आप ठीक कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस करने वाली। अच्छा ये बताइए कि ये जो खासकर ज़रा ये लिंक्ड है आलमी मंडी से भी, फिर ये जो वॉर का सिनेरियो हमारे बॉर्डर के ऊपर है ईरान के अंदर, ये आने वाले दिनों में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग करेगा, और प्रोलॉन्ग करेगा तो फिर अब आज तो इवन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने $215 फी बैरल के हवाले से भी बात की है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जंग के हालात तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो हो रहा है जी। उसमें बड़ा क्लियर है कि वो मुस्लिम उम्मा के लिए भी बड़ा खतरनाक है, वो जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी खतरनाक है, और वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी, यानी पूरी दुनिया की मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। ठीक है। ठीक। अब पहली चीज, इससे आपके ये वाले बयानिए कि पीटीआई ने जो है वो हुकूमत ठीक नहीं चलाई या मईशत नहीं चलाई, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि 2 साल में कोविड में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर दिया। ठीक है जी, अभी तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तेल की कीमत ऊपर जा सकती है। एक दिन में गई बहुत वॉलेटिलिटी तेल की कीमत के साथ। आपने देखा है कि कतर जो दुनिया का सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है और जिसकी एलएनजी शिपमेंट्स पाकिस्तान आती हैं, उसने गैस की प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है। ठीक है जी। पेट्रोल और गैस की कीमतें ज्यादा होने का मतलब है आपकी बिजली की कीमत ज्यादा होगी, आपकी गैस की शॉर्टेजेस होंगी, आपकी लोड शेडिंग होगी, आपकी खुराक की कीमत ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर जो है वो उसकी कीमत ज्यादा होगी। ये सारा एक चेन इफेक्ट है। आपका रुपए डॉलर के खिलाफ जो है वो कमजोर होगा। ठीक है, ये सारे क्राइसिस आप देख लें, ये सारे हमने मैनेज किए थे, और हम लोगों को कहते थे कि जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान मैनेज कर रहे हैं, आप देख लें कि ये बैलेंस हासिल करना ही बड़ा मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं कि आपने जो एक दिन में रिकॉर्ड 55 रुपए के पेट्रोल का जंप जब बाकी दुनिया ने ही नहीं किया था, उससे आपको जो है वो फर्क पता चल गया है, पहली बात। दूसरी बात ये भी कि अगर आप ये देखें, इसके अलावा आपने कितने पॉलिटिकल क्राइसिस बनाए। इंडिया के साथ आपकी जंग की हालत चल रही है, अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग की हालत है, ईरान में ग्लोबल जंग छिड़ रही है, जीसीसी और जीसीसी जिसने आपके लिए इन्वेस्टमेंट लानी थी, वो इसके बाद ये जंग खत्म भी हो गई,
उन्होंने सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा। इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो होगी। जो आप ख्वाब भी देख रहे थे एक्सपोर्ट ज्यादा करने के, इन्वेस्टमेंट लाने के, उसमें अभी बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। बल्कि एक ये भी सिनारियो है, ये पता नहीं ये हालात कब तक रहते हैं, जो आपका मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी इसके रेमिटेंसेस पे चलता है, कि अगर ये हालात ऐसे रहे तो पता नहीं उनकी जॉब सिक्योरिटी का क्या होता है, रेमिटेंसेस का क्या होता है। अब ये सारे क्राइसिस आप देख लें, और बिल्कुल उसके ठीक। साथ आप ये भी देख लें सारे कि एक आपको है इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस। तो उसमें अगर आपने एक काम वेरी राइट। करना है वो ये है कि पॉलिटिकल नॉर्मलसी लानी है, और उसका बेशक बड़े छोटे इकदामात से स्टार्ट ले। बहुत सारे इमरान खान को जो उनके डॉक्टर्स, उनकी क्राइसिस फैमिली बहुत तक एक्सेस दे, और उसके बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस सॉल्व करें। वेरी क्राइसिस राइट। में आप कह रहे हैं मुल्क कि जब बहुत सारे बटे ग्लोबल हुए होते इकोनॉमी हैं तो वो क्राइसिस फेस नहीं कर सकते। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए जो मामलात हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोमेस्टिकली आएगा। फिर जो आपने खासकर ओवरसीज के हवाले से बात की उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब, आपने में वक्त दिया, आपका प्रोग्राम में वक्त हो गया जी ब्रेक का, और हम ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान की साबिक सफीर नायला चौहान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये जंग जो ईरान की है ये इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक सफीर नायला चौहान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नायला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो सारा सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, क्या ये कैलकुलेट अमेरिका ने किया था, या बस वो आए और उनका ख्याल ये था कि वो हिट करेंगे सुप्रीम लीडर को, करने के बाद जो है सब कुछ सिनेरियो उनके हक में तब्दील हो जाएगा? ये इतनी ही कैलकुलेशन थी उनकी, या वाकई वो किसी लंबी जंग की तैयारी के साथ आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मेरी नज़र में ये हिट एंड रन वाली चीज नहीं है। आप देखिए नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि वो 40 साल से इस पे मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये उनकी ख्वाब थी जो इस ताबीर पहुंच रही है अभी। तो ये ऐसा स्पॉन्टेनियस जो है एक्शन नहीं है, ये बहुत पहले से इजराइल की प्लानिंग है। क्योंकि इजराइल का मसला ये है कि वो एक्सपेंशनिस्ट है और हेजेमोनिस्ट है, और वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने फ्रॉम यूफ्रेटस टू नाइल सारी जमीन बख्श दी है, सो अब इस पे हमारा हक है। अब यूफ्रेटस से नाइल देखें तो ये 7-8 मुमालिक बनते हैं, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, इराक है, ईरान है, तुर्की है। तो ये सारे इलाके पे उनका एक एजेंडा है, और उन्होंने अब जब शुरू में अटैक में, तो याद होगा मार्को रूबियो की स्टेटमेंट भी आपको याद होगी कि हमने प्रीएम्प्ट किया, इट वाज अ प्रीएम्प्टिव अटैक, और प्रीएम्प्ट उन्होंने इजराइल की प्रीएम्प्शन किया, यानी कि इजराइल करना चाह रहा था तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए फिर अमेरिका ने उनका साथ दिया। तो इस तरह से ये एक्शन हुआ। और इसको देखिए, जब 12th डे वॉर भी हुई थी तो उसमें भी जब न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हो चुके थे, ओमान में जो है मुफाहमत की तरफ अमेरिका और ईरान जा रहे थे, तो इजराइल को खदशा हुआ कि कहीं मुफाहमत ना हो जाए, तो उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे, और जो 12 दिन की अब दोबारा जनीवा में आपका सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा था और मुफाहमत हो रही थी, और ईरान ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ था एज फार एज न्यूक्लियर इज कंसर्न, क्योंकि JCPOA को तो ट्रम्प साहब जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया था, फाड़ दिया था, और वो एक नई डील करना चाह रहे थे। तो अब ये जो नई डील थी उसमें भी ईरान ने बहुत मुफाहमत का मुजाहरा किया। अब ये तो इनिशियल बात हो गई, फिर ये कहने लगे कि जी हम वहां पे रिजीम चेंज करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, हम वहां पे जो है लोगों को लिबरेशन, नेतन्याहू ईरान की आवाम को खिताब कर रहे हैं, ट्रम्प जो है वो ईरान की आवाम को खिताब कर रहे हैं कि हम तुम्हारे सेवियर्स हैं, हम तुम्हारी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। और फिर न्यूक्लियर की तबाही, और तीसरा चौथा इनके मिसाइल प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करना।
अब मसला ये है ठीक। कि जहां तक तो रिजीम चेंज है, वो इनके गुमान में भी नहीं है कि पिछले 40 साल में इनकलाब जो है ईरान में, वो कितना डीपली एंट्रेंच्ड है। और इसमें मरहूम और आयतुल्लाह खामेनी का बहुत रोल है कि उन्होंने ये सारी और इसमें इंस्टीट्यूशन इवन इवन एस्टैब्लिश। नायरा साहबा, जो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी भी असेसमेंट यही है कि वो ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से तो आपने बताया, अब जो ईरान की है आपको उसको किस नजर से आप देख रही हैं कि वो अमेरिका के हवाले से तो कर ही रहा है उनकी बेसिस को, लेकिन जिस तरह पूरे मशरक़े वुस्ता के ऊपर हिट करना, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करना, इसके पीछे क्या उनका आइडिया क्या है कि क्या कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना बढ़ा दिया जाए, या वो वाकई इतनी तैयारी के साथ थे कि इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ और तसलसल के साथ हिट किया जाए कि बताया जाए कि हम सरेंडर नहीं करेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये बहुत से फैक्टर्स हैं। ईरान भी जो है, आप देखिए जब से इनकलाब आया है, उनका एक ही स्लोगन था, मर बर अमेरिका, और ये अमेरिका शैतान बुजुर्ग, और इसराइल उसका पिट्ठू छोटा शैतान। सो वो पिछले 40 साल से इसी माइंडसेट से, अगर नेतन्याहू का ये ख्वाब था, तो ईरान में भी इनकलाब को पता था कि उनका दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि इनकलाब आया ही तब जब अमेरिका ने वहां पे तबाहकारी की और रज़ा शाह पहलवी को वहां से फरार होना पड़ा। तो उनकी जी तारीख में है कि अमेरिका ने रिजीम चेंज की बड़ी दफा कोशिशें की हैं, कोई नई बात नहीं है, तो उसके लिए वो तैयार थे। तो इमाम खामेनी ने ऑलरेडी अपना सक्सेशन प्लान बना लिया हुआ था। फिर आपका ये सवाल कि ठीक है, इसराइल से तो जंग थी, गल्फ पे क्यों इन्होंने हमले शुरू किए? मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि क्यों, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है उसमें इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह ये कि अमेरिकन बेसिस, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिस हैं उनसे ईरान पे अटैक ज्यादा आसानी से हो सकता है, तो इनका टारगेट ठीक अमेरिकन बेसिस इन द गल्फ था, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस जो इनकी स्कर्मिशेस थी, उनमें अगर मिडल ईस्ट की अवाम बेदार हो जाए उनकी हुकूमतों के ठीक खिलाफ, तो फिर ईरान का वो भी एक बहुत बड़ा मकसद हल होता है। तीसरा, ठीक कि इनकी जो जरूर है वो है उनका ऑयल एंड गैस। तो अगर स्ट्रेट ऑफ ठीक हॉर्मुज़ जो है, इससे पहले आपको याद होगा, आई थिंक अबाउट ईयर अगो और 2 इयर्स अगो, ट्रम्प साहब आए थे गल्फ में, जब उनको वो इतना करोड़ों का जहाज भी दिया गया था। तो उस वक्त जी उन्होंने कहा था कि ये पर्शियन गल्फ नहीं है, ये अरेबियन गल्फ है। तो ईरान को बहुत उस पे जो है वो ठीक नाराजगी थी कि जो हजारों साल से पर्शियन गल्फ था, उसको इन्होंने जानबूझ के अरेबियन गल्फ करके इन दोनों के दरमियान, दोनों साइड्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन पैदा करने की। सो ईरान ये भी ठीक जताना चाहता है कि ये पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप गुजर नहीं सकते अगर हम आपको इजाजत ना दें। और इन्होंने यहाँ पे अपने वहां से गुजर मिशन, न देंगे, बिल्कुल ठीक है, तो इनकी बिल्कुल ठीक कह रहे इक्तिसादी हैं। मैं हालत आखिर में एक सवाल आपसे, आखिर में आप कह रहे हैं इकोनॉमी को वर्ट कर रहे हैं, मैं आखिर में एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि व्हाट नेक्स्ट, आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं? जंग आने वाले दिनों में कोई सीज फायर हो सकता है, या दोनों फ्रीकैन अभी तैयार नहीं है, ये मामला चलेगा और शायद जिसकी जो कैलकुलेशन थी वो पूरी अभी तक नहीं हुई? देखिए, जंग दोनों को पता है कि किसी के हक में नहीं है, और इसराइल को तो मार खाने का स्टैमिना है ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों को अजियत ठीक देने में महारत रखते हैं, खुद मार खाने में उनकी कोई जो है वो स्टैमिना नहीं है। ईरान तो रेजिलियंट मुल्क है, 10 साल इराक से उनकी जंग रही है। सो 10 साल जिस कौम ने जंग लड़ी हो, उसके जो लोग हैं वो बहुत रेजिलियंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ठीक टारगेट क्या है? अगर तो आप कहते हैं कि बिल फर्ज, जिस तरह चीन ने भी कहा कि अब ये जंग बंद हो जानी चाहिए, और जब चीन कहे तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, बिकॉज चाइना वैसे बात नहीं करता।
वो जंगों में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जब वो एक बात कह दे तो उसको तमाम पार्टियों को सीरियसली लेना है। और रूस भी जो है जी। वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये मुफाहमत होती भी है बिल्कुल, तो क्या इजराइल इस पे जो है सुकून से बैठ जाएगा? क्योंकि आप देखें कि उन्होंने ये भी उन्होंने पहले कहा था कि हमने इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, 12 डेज वॉर में तो तबाह हो गया था। तो फिर अब कैसे दोबारा जो है वो जी। शुरू हो गया? उन्होंने कहा हमने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से इनको वो आ रहे हैं मिसरत कि इनके गुमान से बाहर है। तो इजराइल जो है वो जी। परेशान है, बिकॉज तल अवीव जो है अब वो ब्लैकआउट कर रहे हैं मीडिया का कि किसी को पता ना चले कि वहां पे कितनी तबाहकारी अब ईरान कर रहा है। तो उनका स्टेमिना नहीं है, जी। लेकिन जो उनका एजेंडा है ऑफ मेकिंग इजराइल ग्रेट अगेन फ्रॉम यूफ्रेटिस टू नाइल, वो तो नेतन्याहू के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। तो अगर हुई भी अभी कोई बिल्कुल ठीक मुफाहमत, है। तो बहाना मुझे लगता है कि वो बनाएंगे जब तक कि अल्टीमेट जो आपको कुरान में भी वादा है, अगर उनको बाइबल में वादा है तो आपको कुरान में भी वादा है। बिल्कुल ठीक है। नायला चौहान साहब अपना तजिया दे रही थी, पाकिस्तान की साबिक सफीर है। नायला साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। आज यही मौजूद थे, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।